धन्यवाद बुशरा जी। देखिए, कल जो हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई और उस लगातार उस चर्चा के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया, वो उत्तर कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि एक पत्रकार के रूप में मैं बहुत निराश हूं। हमने अपने 47 वर्षों की पत्रकारिता में इंदिरा जी को देखा, सुना और पढ़ा है। अविश्वास प्रस्ताव पर उनके जो भाषण है, उनको इंटरव्यू किया है, राजीव गांधी को इंटरव्यू किया है, सुना है, उनके भाषण सुने हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिंह राव, चंद्रशेखर, देवे गौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, ऐसे तमाम, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विद्वान, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वानों को सुना है। तो सचमुच में मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब मैं इन सारे पूर्व, उनके जो मोदी जी के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री हैं, जब हम उनके भाषणों को सुनते हैं और याद करते हैं तो ये पाते हैं कि कल का जो भाषण था प्रधानमंत्री जी का, ये शायद सबसे निचले पायदान पर है और ये विशुद्ध चुनावी भाषण है। देखिए क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास, ये तो हम भी जानते थे कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, तो ये साफ था कि सरकार गिरने वाली तो नहीं है। लेकिन होता यह है कि करीब करीब हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो या दूसरी कोई पार्टी सत्ता में रही हो, उसने अपने एक कार्यकाल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना तो किया ही है और करना ही होता है, क्योंकि ये एक संसदीय परंपरा है। यदि संसद एक इस हमारे लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो उस मंदिर के विधान हैं, संस्कार हैं, उनमें से एक संस्कार है। तो इस नजरिए से अगर मैं पाऊं तो ये देखता हूं कि असंसदीय, न केवल अविश्वास प्रस्ताव पर जो प्रधानमंत्री जी का उत्तर है, वो न केवल हमारे संसदीय प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाता है, बल्कि ये भी प्रकट करता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बोला जाए शायद प्रधानमंत्री जी और उनके सलाहकार भी उनको नहीं बता सके। अब देखिए, आते हैं उन मसलों की तरफ, उन मुद्दों की तरफ। अभी तो राजनीतिक बात पर तो अभी हम अगले राउंड में आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण की जो अगर मैं बात करता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा जो 3 दिन तक जो चर्चा चली और प्रतिपक्ष के मोर्चे ने जो उठाए मुद्दे, उनमें सबसे गंभीर और सबसे बड़ा मुद्दा तो मणिपुर का ही था, जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता की हत्या हुई है। अब भारत माता का कॉन्सेप्ट क्या है बुशरा जी? भारत, अगर हम इस अपने देश को माँ का दर्जा देते हैं तो माँ की नजर में सारे बेटे समान होते हैं। इस देश में 130 करोड़ लोग, अगर 40 करोड़ लोग हैं तो वो सारे बच्चे उनके माँ के लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, सारे एक समान है। और जब हमने पाया कि मणिपुर जैसे छोटे से राज्य में ये नहीं हो रहा है, वहां लोगों को बांटा जा रहा है, जैसे कि उत्तर भारत में पहले बांट दिया गया, उसी तरह से ये विभाजन जो हो रहा है, ये विभाजन जो मणिपुर में हुआ है, ये भी बड़ा खतरनाक विभाजन है। 300, 350 के करीब करीब चर्च जलाए गए, और ये जो चर्च जलाए गए हैं, आप बताइए, कहीं आपने सुना है भारत की आजादी के बाद इस तरह से कोई धार्मिक स्थानों पर जो आक्रमण हुआ हो? अगर ऐसा हुआ है तो फिर मुझे मतलब क्या कहूं मैं इस बात पर, मेरे लिए मैं निराश हूं, क्योंकि इस मामले पर केवल 120 सेकंड का भी चर्चा का विषय नहीं आया। और उसमें क्या है, वो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि वहां पर जल्द ही शांति बहाल होगी। अरे शांति बहाल होने की स्थिति नहीं है वहां पे। वहां तो स्थिति यह है कि आपने राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्या की, और वो कौन सी स्थिति होगी जब आप किसी सरकार के खिलाफ उनको बर्खास्त करेंगे, उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे, और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है मणिपुर में। देखिए, मणिपुर की राज्यपाल ये कह रही हैं कि उन्होंने जीवन में कभी इतनी बड़ी हिंसा नहीं देखी। राष्ट्रपति की प्रतिनिधि, संविधान की सर्वोच्च प्रतिनिधि राज्यपाल हैं, और वो जब ये स्वीकार कर रही हैं तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि एक राज्यपाल के रूप में वो अपने दायित्वों का निर्वाह करने में नाकाम रही हैं। वहां मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एक मामला है, ऐसे ऐसे तो अनेक मामले आएंगे,
और ऐसे अनेक सैकड़ों मामले हैं। तो आप क्या माना जाए, आप किस चीज की शपथ लेते हैं? संविधान की शपथ लेते हैं, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की शपथ लेते हैं, अपने प्रदेश के हर नागरिक के आप पिता के समान होते हैं, और आप इस तरह से हिंसा, आप देखिए लूटे जा रहे हैं हथियार, वहां की पुलिस और सेना आपस में आमने सामने है, इतनी महिलाओं के साथ इतनी दुर्दशा, अत्याचार। मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री के पास चूंकि इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने शांति का पूरा आश्वासन दिया। हमने अन्य बातचीतों में देखा, विपक्ष के अनेक साथी जो सदस्य हैं, उन्होंने किस तरह से अन्य मसले सुप्रिया सुले ने महंगाई का मुद्दा उठाया, गौरव गोगोई ने बड़े प्रभावशाली ढंग से चर्चा की शुरुआत की, और भी तमाम जितने लोगों ने उस पर बोला, वो सारी चीजें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि उन सारे मसलों पर, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो कोविड के दरमियान नाकाम प्रबंधन का हो, चाहे नोटबंदी के बाद उपजी हुई जो हालात हैं उसका हो, या अनुच्छेद 370 के मामले में जो जो प्रतिपक्ष को भरोसे में ना लेने का हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये उस अफसोस की बात है कि वो चर्चा में नहीं आई। और एक और बात हुई है कि देखिए, आपने प्रगति की बड़ी रंगीन सपने दिखाए, विकास की रफ्तार दिखाई, बताई कि विकास बड़ा तेज हुआ। हमने देखा कि जब माननीय मोदी जी ने की पार्टी ने सत्ता संभाली, तब इस देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और 55 लाख करोड़ का कर्ज आज 9 साल में बढ़ के, ये जो 55 लाख करोड़ का कर्ज था वो 1947 से 2014 तक का है, वहां पहुंचा था, और केवल 9 साल में ये हो गया है 165 लाख करोड़। 100 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया, जीएसटी का पैसा आप राज्यों को दे नहीं रहे हैं, रूस से आप डिस्काउंटेड रेट पर ईंधन ले रहे हैं, और आप यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। रिजर्व बैंक से आप 1,76,000 करोड़ का डिविडेंड आप प्राप्त करते हैं, जो आप भारत की आजादी के बाद से किसी ने नहीं लिया, किसी सरकार ने, वो लगातार इतने वर्षों तक आया। तो उसका हुआ क्या? इतना सारा पैसा गया कहां? कौन से विकास के सपने अगर हम ये भी मानते हैं, चलिए विकास हुआ, मान लीजिए, हम मान लेते हैं, आपकी बात पर भरोसा करते हैं, तो ये विकास हुआ कौन सा है? आपको साबित करना होगा कि आपकी विदेशी मुद्रा में बड़ा आमदनी बढ़ी है, बेरोजगारी कितनी कम हुई है, आप रखिए, हम सुनना चाहते थे। लेकिन एक चुनावी भाषण के रूप में देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये बहुत ही निराश करने वाला भाषण है। और अंतिम बात मैं इस चरण में कहूंगा कि उन्होंने, देखिए, अधीर रंजन चौधरी पर एक बात कही कि उनको बोलने का, शुरुआत करने का मौका नहीं मिला, गौरव गोगोई ने शुरुआत की, और तब उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, दृष्टांत दिए पहले के। एक बार जब एलओपी जो थे उन्होंने शुरुआत की, एक बार सोनिया गांधी ने शुरुआत की, ये अलग अलग हो। लेकिन उन्होंने ये देखा कि किस प्रतिपक्ष के नेता ने शुरुआत की। अगर उन्होंने ये भी देखा होता, पढ़ा होता, समझा होता कि उस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर कोई प्रधानमंत्री ने क्या उत्तर दिया, अगर उन्होंने वो चर्चा सुन ली होती, पढ़ ली होती लाइब्रेरी से रिकॉर्ड निकाल के, उनकी ही पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी को 2 बार सामना करना पड़ा, चंद्रशेखर का उत्तर सुन लेते, नरसिंह राव का सुन लेते, क्योंकि नेहरू, इंदिरा और राजीव से तो उनको चिढ़ है ना। इंदिरा ने 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। नेहरू जी जब कोई प्रतिपक्ष बहुत कमजोर था, मुद्दे नहीं थे, तो 40 घंटे की बहस कराई थी। और आपने 20 घंटे संसद के, जिस आप सोचिए 1 मिनट पर लाखों रुपए खर्च होते हैं संसद की कार्रवाई पर, आपने 20 घंटे चर्चा कराए, और आधे उसके आपने नारेबाजी पर, चुनावी सभा करने पर आपने लगा दिया। संसद को आपने चुनावी अखाड़ा बना दिया। इसने मुझे बहुत निराश किया है। एक जर्नलिस्ट के रूप में कह सकता हूं कि मैंने अपने 47 साल की पत्रकारिता के जीवन में किसी भी प्रधानमंत्री के अगर हम मूल्यांकन करूं तो ये सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ एक भाषण। जी बिल्कुल। और अविश्वास प्रस्ताव के